Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी, मैं जीव विज्ञान पढ़ाती हूँ आप सभी को। और आज हम चैप्टर 9 का शुरुआत नहीं कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर है ये हमारा बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसमें आप, है ना। क्या देख रहे हैं हम? अब हम देखेंगे कि भैया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका था, उसको कट करना, कैसे इंसर्ट कराते हैं, लाइगेज का काम क्या होता है, एगारोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो प्लाज्मिड है, कुछ प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड कह लीजिए या वेक्टर कह लीजिए, ठीक है ना। मतलब प्लाज्मिड एक वेक्टर होता है। यहाँ पर मोस्टली मैं क्या कहूँगी, हो सकता है कि वेक्टर के बजाय मैं प्लाज्मिड बोलते जाऊँ, तो आप ये समझिएगा कि वेक्टर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो हमारा वेक्टर है यहाँ पर, ये वेक्टर हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड, संशोधित वाहक लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, मॉडिफाइड वेक्टर हमने लिया हुआ है। मतलब कि मॉडिफाइड वेक्टर आपका यहाँ कहने का क्या मतलब है कि ये आपका नेचुरल ई कोलाई से लिया ही गया है, बस इसमें क्या किया गया, थोड़ा सा कुछ अनवांटेड जो जीन्स रहे होंगे उनको निकाल दिया गया है। ठीक है, और इनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया। ठीक है, नाम क्या रखा गया इसका? PBr322 रखा गया। कल मैंने आपको बताया था कि इसका नाम PBr322 क्यों रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 322 ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स का संख्या है, इसी वजह से 322 लिखा गया है। ठीक है, PBr क्या है बच्चों? ये P से हो गया आपका प्लाज्मिड। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मिड, ये BR आपके क्या है, एक वैज्ञानिक हैं, बोलिवर रॉड्रिगेज, बोलिवर या बोलिवियर रॉड्रिगेज। ठीक है ना, इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया। ये है वेक्टर आपका ई कोलाई से, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है, PBr322। अब हमने डिस्कस किया था बच्चों कि वेक्टर के पास में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, इसके पास कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये हमारी हेल्प कर सके, होस्ट सेल में एंटर करे तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन हो सके एंड बहुत जल्दी कम समय में ढेर सारा कॉपी बना सके। ठीक है, ताकि हम अपनी इच्छानुसार जो प्रोटीन चाहते हैं, वैक्सीन चाहते हैं या जो चाहते हैं, हम उसको आसानी से कल्चर करा पाए, बना पाए, पैदावार बढ़ा सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये आपके अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पे मतलब जो जीन है कोड करते हैं स्पेशल चीज़ों को। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं TTE लिखा हुआ है, मतलब TETR लिखा हुआ है, ये है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है बच्चों। ठीक है ना, ये है आपका एम्पिसिलिन, ये है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, जीन वाला साइट है बेसिकली, ये बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, ये जीन साइट है। ठीक है ना, और क्या है बच्चों, ये आपके साइट्स हैं जहां पर आपके क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स आकर के। ये कौन से एंजाइम्स हैं बच्चों? ये सभी आपके क्या हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स हैं जो अलग अलग जीन की साइट पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, मतलब ये यहाँ से इन सेगमेंट्स को कट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये है आपका ORI, ओरिजिन ऑफ क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेप्लिकेशन की उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैं हिंदी भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ आप हिंदी में लिखते जाइएगा, टाइम लगता है उसको लिखने में, इसीलिए लिख इसमें रही हूँ। ठीक है ना, रेप्लिकेशन का उत्पत्ति स्थल है, यानी कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन क्या करना है, अपने जैसा DNA सेगमेंट बनाएगा। ठीक है, अपने जैसा प्लाज्मिड बनाएगा, अपने जैसा जो जीन हम इंसर्ट कराना चाहते हैं उसकी कॉपी बनने लगेगी। रेप्लिकेशन क्या कहते हैं, प्रतिकृतियन हो गया। ठीक है, ये आपका बच्चों है, ये आपका है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने वाला जीन यहाँ पर होगा, रेप्लिकेशन शुरू करने वाला यहाँ पर जीन स्टार्ट होगा, मतलब जो जीन मौजूद होगा। ठीक है, ये रेप्लिकेशन को बेसिकली रेगुलेट करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये जो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाला जो साइट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला जो साइट है, इन दोनों का काम यहाँ पर क्या है बच्चों, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिबंध करना, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिबंध करना, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है ना, ये हो गया। यानी कि अगर इस ई कोलाई को हम
एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो करेंगे तो इस इकोलाई जीवाणु पर, इस एस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु पर एम्पिसिलिन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंजाइम है। ये बात समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर इसको हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराते हैं इस इकोलाई को, तो इस पर टेट्रासाइक्लिन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम है। अब शायद से आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन है क्या? तो ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स हैं, दवाइयां हैं, ठीक है। टेरामाइसिन आपने सुना होगा, एम्पिसिलिन आपने सुना होगा, एरिथ्रोमाइसिन आपने सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन आपने सुना होगा। ये सभी कुछ क्या है? ये सभी कुछ आपके क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक्स हैं, जो किसी ना किसी जीवाणु से बनाई गई हैं, जीवाणुओं को मारने के लिए। बात समझ में आ गया है। लेकिन क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास में क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो इस पर ना तो एम्पिसिलिन दवाई का कुछ असर होगा, ना ही टेट्रासाइक्लिन दवाई का कुछ असर होगा, क्योंकि इसके पास दोनों है, ये दोनों हथियार हैं, बचा लेंगे इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमारा काम यहीं से हो जाएगा कि अच्छा ऐसा करते हैं, इस टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पर कुछ जीन को इंसर्ट करा देते हैं। यहां पर हम क्या कर देते हैं? फॉरेन जीन को इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या करेंगे? हम अपना फॉरेन जीन इंसर्ट करा देंगे, ठीक है, ठीक है। वही फॉरेन जीन जो डिजायर्ड जीन है आपका, जो डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट है आपका, उसको हमने इस साइट पर क्या करा? इंसर्ट करा दिया। कैसे इंसर्ट कराओगे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंजाइम लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगा हुआ है, जिसका नाम है BAM-H1, है ना। तो ये क्या करेगा? इस साइट को कट कर सकता है और यहाँ पर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम फॉरेन जीन को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इस टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंस जीन को बनाने, यानी एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने फॉरेन जीन को यहाँ पर इंसर्ट किया बच्चों, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम बनाने वाला जो जीन है वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम जब फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं, अब क्या होगा? मोस्टली ऐसा देखा गया कि इन दोनों में से जब हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं तो आपका यही टेट्रासाइक्लिन वाला ज़्यादातर इनएक्टिवेट हो जाता है। मोस्टली यही वाला क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और यही काम करता है, यही हमारी मदद करता है कि किस में पहचान करने में कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो क्या रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड एंटर हुआ कि नहीं हुआ, और रिकॉम्बिनेंट वाला एंटर हुआ कि नहीं हुआ। ये चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब यही हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एंड ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और आपका ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, इनके बीच में अंतर पता करना है। इनके बीच में क्या पता करना है बच्चों? इनके बीच में हमको अंतर पता करना है। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब हुआ कि जो प्लाज्मिड आपके पोषक कोशिका में चला गया वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, रूपांतरित हो गया। जो प्लाज्मिड आपके पोषक कोशिका में नहीं गया वो अरूपांतरित हो गया। बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, अब इसको इरेज कर देती हूँ। आई गेस कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये अलग अलग साइट्स क्या करते हैं, और ये जो आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाला साइट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाला जो साइट है, इनका काम क्या होता है? यही दोनों आपके क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। यही क्या काम करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। किसको सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। इनमें से हमको चुनना किसको है? चुनना है अपने इस ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाले होस्ट को ही हमको क्या करना है? चूज करना है, इन्हीं को चुनना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि कर क्या रहे हैं हम। अब इसको इरेज करती हूँ। अब पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, संभावना क्या बनेगा? अब मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि ये जो हमारा वेक्टर है, ये जो हमारे पास PBr 322 वाला वेक्टर है, इसके पास हमने क्या करा? हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा दिया हुआ है। इसके पास हमने क्या किया बच्चों? फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा दिया हुआ है।
ठीक है, यहां पर हमने फॉरेन डीएनए क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया, ठीक है ना। जब हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा दिया तो हम मान के चलते हैं कि ये वाली जो साइट है अब ये कैसी बन गई, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव साइट बन गया है। सेंसिटिव का मतलब क्या, संवेदनशील, यानी कि अब इस वेक्टर को जब हम होस्ट सेल में डालेंगे, होस्ट सेल में हमने डाल दिया और हम मान के चलते हैं कि होस्ट सेल ने इस वेक्टर को एक्सेप्ट कर लिया, इस प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये अब ऐसा बन जाएगा कि अगर इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालोगे, ग्रो कराने की कोशिश करोगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसके पास अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम नहीं बन पाएगा, क्योंकि जीन ही नहीं है। बात समझ में आ गया है, यही करना है, यही करना है, ठीक है। तो चलिए आइए डिफरेंशिएट करते हैं। चल क्या हुआ बच्चों, कौन से कलर से है, आइए, ये हमारा क्या है, ये है हमारा फॉरेन जीन, ठीक है ना, फॉरेन जीन या डीएनए का सेगमेंट, दिस इज योर फॉरेन जीन, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमारा वेक्टर चाहिए, वेक्टर इससे, ये है हमारे पास हमारा वेक्टर, वेक्टर कौन सा है आपका, PBr 322 का इस्तेमाल आप कर रहे हैं एज अ वेक्टर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको जोड़ा, इसके जोड़ने का प्रोसेस, कट करने का प्रोसेस अब नहीं बोलूंगी, वो हम जान चुके हैं कैसे होगा, ठीक है। जोड़ दिया, अब क्या करना है, अब हमको करना क्या है, अब हमको ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, क्या कराना है, ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, होस्ट सेल में इसी फॉरेन डीएनए, इसी फॉरेन वेक्टर को क्या करना है, डालना है, नॉट फॉरेन वेक्टर, फॉरेन डीएनए के साथ वाले वेक्टर को बेसिकली डालना है, ठीक है। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, जब आप फॉरेन डीएनए वाले वेक्टर को क्या करते हैं, होस्ट कोशिका में डालते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है। स्पीड बढ़ा लीजिएगा अगर मैं धीरे बोल रही हूं, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, पहले तो 3 कंडीशन में बना ही लूं, CBA, ठीक है। सब में ट्रांसफॉर्मेशन ही कराना है, सब में ट्रांसफॉर्मेशन ही कराना है, सबके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये हमारा बैक्टीरियल होस्ट सेल है, ठीक है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहां पर आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर इस सेल ने क्या किया, इस सेल ने एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ है, इस सेल ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर हम मान के चलते हैं कि यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन प्लाज्मिड जो है वो पुराना वाला है, इस पर मतलब कोई फॉरेन डीएनए नहीं है, फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा, फॉरेन जीन नहीं जुड़ा, ठीक है ना, यानी ये पुराना वाला है, ये आपका नेचुरल पीबीआर है, ठीक है, नेचुरल पीबीआर है, यानी इसके पास आपका टीईटी वाला एंजाइम भी होगा और एम्पिसिलिन वाला भी एंजाइम होगा, ठीक है। ये आप समझिएगा, पुराना वाला है तो सब कुछ जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। अब जो है, अब नया वाला जो है, मतलब नेक्स्ट कंडीशन जो बन रहा है, इसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाला जो है वो ऐड हो गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाला क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो क्या चीज समझ में आ रही है कि यहां भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहां भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है, ठीक है, दोनों में ही हुआ है, लेकिन यहां ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हुआ, ये आपका होमोलॉगस वाला है, हेटेरोलॉगस वाला डीएनए नहीं है। होमोलॉगस जो जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये पुराना वाला था, ठीक है, चेंज नहीं आया हुआ है। नॉन रिकॉम्ब, एनआर मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका,
पर सी वाले में क्या दिख रहा है आपको? सी वाले में दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। पहले वाले में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? ठीक है, समझिएगा। अब यहां पर क्या होगा, इसको हम ऐसे समझते हैं। अब हम चेक करेंगे, हमको ऐसे दिखाई थोड़ी देगा ना कि किस में हुआ है किस में नहीं हुआ है, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये चीज। चलिए, ये है आपका टेट्रासाइक्लिन मीडियम, और ये है आपका एम्पिसिलिन मीडियम, ठीक है। अब जब हमने ए वाले को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाला, ध्यान से मेरी बात यहीं पर समझिएगा, जब हमने ए वाले इसको जब हमने टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर डाला, तो आप सोचो कि क्या ये बैक्टीरिया जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ना ही कोई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम है, ना ही कोई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंजाइम है, तो क्या इन दोनों मीडियम में डालने पर ये ग्रो करेगा? मर जाएगा। ऐसे समझो कि मेरी बॉडी में वो बैक्टीरिया अटैक कर गया जिसके पास ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम है, ना ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंजाइम है, और मैंने वो दवा खा ली जिससे टेट्रासाइक्लिन क्या है? दवाई है। एम्पिसिलिन क्या है? दवाई है। तो जैसे ही मेरी बॉडी में टेट्रासाइक्लिन जाएगा या एम्पिसिलिन जाएगा, वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है कि ये दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, ठीक है ना। वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन इस बैक्टीरिया के लिए क्या होगा? जहर होगा, ठीक है, जहर होगा बच्चों, मर जाएगा। अब दूसरा केस देखिए, बी वाले का देखिए, यहाँ पे बी वाला बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बी वाले के केस में क्या होगा? बी वाला ऐसा है जो कि क्या करेगा, इसके पास क्या होगा? इसके पास क्या हो जाएगा बच्चों? इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है ना। तो भाई अगर मेरी बॉडी में बैक्टीरिया गया है, अगर मेरी बॉडी में बैक्टीरिया गया हुआ है, और ऐसा बैक्टीरिया गया हुआ है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने के लिए भी एंजाइम बनता है उसके शरीर में, एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए भी उसके शरीर में एंजाइम बनता है, तो मैं चाहे कितनी भी दवाइयां खा लूँ टेट्रासाइक्लिन का, एम्पिसिलिन का, वो तो मनमानी अपना ग्रो करेगा। आओ बेटा, कितने हथियार डालोगे, कितना टेट्रासाइक्लिन डालोगे, मेरे पास तो बहुत सारे एंजाइम्स में बनाता जाता रहूंगा और मेरे शरीर पर कोई फायदा नहीं पड़ेगा। बैक्टीरिया ऐसा बोल रहा है। यानी कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पर ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ? ओरिजिनल वाला जो डीएनए था उसका हो गया, और वेक्टर है उसका हो गया, ठीक है। तो ये एम्पिसिलिन यानी कि टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी ग्रो करेगा और एम्पिसिलिन वाले मीडियम में भी क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है। तीसरे कंडीशन में अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन वाले साइट पर ही आकर के जुड़ गया और इस टेट्रासाइक्लिन को क्या कर दिया? इनएक्टिवेट कर दिया हुआ है, निष्क्रिय कर दिया हुआ है। यानी कि अगर आप इसको टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पर डालेंगे तो ये मर जाएगा, और इसको एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर डालेंगे तो ये जिंदा रहेगा, ग्रो करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंजाइम तो है, पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम नहीं है, ठीक है। टाइम लगा करके मैं समझा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? आप ध्यान से समझिएगा एक और चीज यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या कहते हैं कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का एक डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन क्या मदद कर रहा है? एम्पिसिलिन मदद कर रहा है आइडेंटिफाई करने में बिटवीन, यहां लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉपी पे लिख लीजिएगा नोट बना करके, कि एम्पिसिलिन जो है ये मदद करता है अंतर बताने में किसके किसके बीच? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच, यही बता रहा है। जबकि आपका जो यहाँ ये नोट में लिख लीजिएगा, टेट्रासाइक्लिन जो है आपका,
ये किस में मदद कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन मदद कर रहा है अंतर बताने में। कौन सा अंतर बताएगा? अंतर बताएगा किसके बीच में? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में और ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट के बीच में। ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट के बीच में ये अंतर बताएगा। ठीक है, तो इसको नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, यहाँ पर दरअसल ये वाला तरीका जो थोड़ा सा था, ये वाला तरीका, एक सेकेंड में हटा दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सेकेंड ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं साइड हो जा रही हूँ। तो हमने ये टेस्ट किया, तो हमने ये टेस्ट क्या आइडेंटिफाई करने के लिए किया हुआ है कि भाई हमको ये देखना है कि जब हमने अपना फॉरेन डीएनए वेक्टर के साथ जोड़ दिया हुआ है तो क्या होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेंट वाला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वेक्टर के पास में कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं सॉरी, जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास में जो PBr322 वेक्टर है हमारे पास में, इसके पास दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, जिनकी मदद से हमने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। एम्पेसिलिन हमारी मदद करता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में अंतर बताने में कि भैया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, ये तो हट जाएगा। फिर अब हमें बताना है कि ट्रांसफॉर्मेंट जो है उनमें से नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट कौन सा वाला है, तो टेट्रासाइक्लिन हमारी मदद कर देगा। ठीक है ना, जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसका जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो चुका होता है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है बच्चों? अब ये छटाई ही तो है ना, सॉर्टिंग करना मतलब छटाई करना। बेसिकली ढेर सारे ऐसे हमारे पास होंगे होस्ट, जिनमें से हमको छांटना क्या है, जिनमें से हमको काम बस इसी से है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाले से ही आपको काम है ना। तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे और छांट लेंगे आप अपने ऐसे होस्ट को जो आपके कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाले हैं। फिर इन्हीं को क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में हम क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, ढेर सारा इनका क्या करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं और अपनी इच्छानुसार जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं वो हम बना लेते हैं। बड़े बड़े टैंक में वो भी हम चीज़ें देखेंगे, बायोरिएक्टर्स जो होते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अरे लेकिन ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब हम एक और तरीका देखेंगे। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इस विधि को क्या कहते हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा। ये जो विधि होती है इसको कहा जाता है इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। फॉरेन जीन को हम इंसर्ट करा करके जो एक्टिवेटेड जीन होते हैं उनको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का एक और जो प्रोसेस होता है वो भी हम देख लेते हैं। अब इसको मैं हटाने जा रही हूँ। ठीक है, लिख लीजिए, हटा रही हूँ। ओके, नाउ एक और हमारे पास होता है, ये हम बता चुके हैं। अच्छा चलो यही पहले समझ लो फिर हम पढ़ते हैं। एक और है, एक स्टेप में बताइए, सिंगल स्टेप में बताइए। तो हमारे पास एक और वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है PUC8 या फिर PUC90। दोनों में से कोई भी आप एक वेक्टर यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कल इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ था। इसका नाम क्या है बच्चों, प्लाज्मिड और यूसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये भी मॉडिफाइड आपका वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, मॉडिफाइड वेक्टर है। ठीक है, तो PUC8 या PUC19 क्या करता है, एक्चुअली इसके पास में एक एंजाइम मतलब जीन होता है जो कि क्या बनाता है, जो कि बीटा गैलेक्टो लैक जेड जीन होता है जो कि क्या बनाता है बच्चों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। इसके पास में, दोनों के पास में, ठीक है ना, घबराइएगा मत, दोनों के ही पास में है तो दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का भी। ठीक है, तो इनके पास में लैक्जेड एंजाइम होता है जो जीन होता है बेसिकली। ये क्या है आपका
ये जीन है, जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, इनके पास में एक चीज होती है, एक्स गैल नाम का एक मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर के, मतलब अपने में चेंज करके क्या करता है, ब्लू कलर देता है। क्या करता है, ब्लू कलर देता है बच्चों। तो हो क्या रहा है, ये वेक्टर के पास में लैक्जेट जीन होता है जो किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसको प्रमोट करता है, इस एक्स गैल को इंड्यूस करता है। ये एक्स गैल इसके अंदर डाइमेराइजेशन होता है, रूपांतरित कर लेता है अपनी संरचना को, और क्या बनाता है, ये जो प्रोडक्ट बनाता है ये ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो जिस मीडियम में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है वो पूरा कैसा हो जाता है, उसकी कॉलोनी ब्लू कलर की दिखती है। कैसे दिखेगी, नीले रंग की दिखती है। तो अब हमें यही हमारी मदद करेगा डिफरेंशिएशन करने में, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कौन सा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम भैया हम कुछ ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं कि यहीं पर जिस साइट पर लैक्जेट जीन है ना, यहीं पर हम क्या करते हैं, अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देते हैं। यहीं पर क्या करेंगे, अपना फॉरेन डीएनए हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ताकि ये लैक्जेट जीन क्या हो, इनएक्टिवेट हो जाए। ये लैक्जेट जीन क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए। जब लैक्जेट जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं तो एक्स गैल इंड्यूस नहीं होगा, एक्स गैल इंड्यूस नहीं होगा, नो इंडक्शन कह सकते हो, या प्रेरित नहीं होगा, इंडक्शन प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, जब एक्स गैल प्रेरित ही नहीं होगा तो डाइमेराइजेशन होगा ही नहीं, और ब्लू कलर नहीं होगा, मतलब नीला रंग नहीं बनेगा। नीला रंग नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, सफेद रंग की कॉलोनी पूरी की पूरी बैक्टीरिया की दिखती है। कैसा रंग आएगा, सफेद रंग आएगा, वाइट कॉलोनी। कैसी कॉलोनी, वाइट कॉलोनी बनेगी। अगर हरा रंग दिख रहा है तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा कलर हम इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा सा हटूंगी जस्ट ये देखने के लिए कि हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, चलिए, सफेद रंग वाइट कॉलोनी बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए बात समझ में आ गई है। अच्छा, आप ना थोड़ा सा इसको दो चीज़ों में बनाइएगा, अदरवाइज आप एक ही में करेंगे तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या करूँ, मैं ही बना दूँ, छोटा कर देती हूँ। अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में ये दूसरे नंबर पर रखिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कर क्या रहे हैं बच्चों। हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, PUC 8 वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, या PUC 19, दोनों में से किसी एक वेक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या काम है, इसके पास में बच्चों एक जीन है। कौन सा जीन है, लैक्जेट जीन है। ये लैक्जेट जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने को प्रेरित करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये बनाता है, ठीक है। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, इस एक्स गैल को प्रमोट करता है, प्रेरित करता है बेसिकली। इसके अंदर क्या हो जाएगा, डाइमेराइजेशन हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है बेसिकली, वो नीले रंग का दिखता है, जिसकी वजह से पूरे बैक्टीरिया की कॉलोनी, उसका पूरा का पूरा समूह कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसी लैक्जेट साइट पर इसी लैक्जेट जीन वाले को निष्क्रिय कर दें, कैसे निष्क्रिय करेंगे, इंसर्ट करेंगे, दूसरा कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे। इसी साइट पर जब हम इंसर्ट करेंगे फॉरेन डीएनए अपना, ये निष्क्रिय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा आपका। अगर ये निष्क्रिय हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्रॉस का मतलब है नहीं होगा। ठीक है, जब ये बनेगा ही नहीं तो एक्स गैल में डाइमेराइजेशन ये सब प्रोसेस होगा ही नहीं, ना कोई नीला रंग आएगा। नीला रंग नहीं आएगा तो पूरी पूरी बैक्टीरिया कॉलोनी कैसी दिखेगी, सफेद रंग की दिखेगी। और अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी हमको सफेद रंग की मिल रही है, दैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो कौन से वाले वेक्टर का हुआ है, हेटेरोलॉगस वाले वेक्टर का हुआ है, जिसके पास में फॉरेन डीएनए है। ठीक है, बस समझ में आ गया है, यही चीज हम करते हैं। ठीक है ना, ये भी कैसा प्रोसेस है आपका, ये भी आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का ही है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। निष्क्रिय ही करा रहे हैं। निष्क्रिय कैसे कर रहे हैं हम, फॉरेन डीएनए को
इंसर्ट करा करके निष्क्रिय कर रहे हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का भी मतलब ये भी प्रोसेस होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो दूसरा वाला फिगर बना देती हूँ, इसको दूसरे नंबर पे रखिएगा। वो थोड़ा सा बस कुछ करना नहीं है, यहाँ जहाँ पे आपने ये क्रॉस लगाया हुआ है उसको हटा लीजिएगा। ठीक है, या आप बना लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है, हटाऊं? चलो अब आ जाओ, पढ़ लेते हैं। तो हमने किया क्या है बच्चों, समझ लो थोड़ा सा कि कर क्या रहे हैं। हमने ये देख लिया कि कैसे हम क्या करते हैं, वापस से मैं शुरू से ही पूरा चेन बताते चल रही हूँ आपको। हमने ये देख लिया कि किस तरह से आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस फॉरेन डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, एक स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, जिसको रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है। कट कर लिया, फिर इसी तरीके से हमको क्या करना होता है, अपने वेक्टर को भी उसी सीजर्स से यानी कि उसी एंजाइम से कट करना होता है, ताकि दोनों साइड सेम हो, ताकि जो फॉरेन डीएनए का सेगमेंट है उसको जोड़ा जा सके। ये कर लिया। वेक्टर से जोड़ने के बाद हमको क्या करना होता है, होस्ट सेल में इंसर्ट कराना होता है अपने हेटेरोलॉगस डीएनए को या वेक्टर को। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी है तो कौन से वाले डीएनए का हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके लिए आपके वेक्टर के पास में कुछ सिलेक्टिव मार्कर्स होते हैं, और यही मार्कर्स आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प करते हैं अमंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इतना हमने कर लिया हुआ है बच्चों। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? आपके वेक्टर की। यहाँ पर वर्ण योग्य चिन्हक सिलेक्टेबल मार्कर भी होने चाहिए। ओआरआई के अलावा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। ये हैं आपके क्या, एम्पिसिलिन है, कैनामाइसिन है, क्लोरेनफेनेकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये सब कुछ एंजाइम्स, रेजिस्टेंस एंजाइम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सिलेक्टिव मार्कर की तरह। क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए, ठीक है ना, ढेर सारा, ताकि क्लोन बना सके। और इसके अलावा ये सब देख चुकी हूँ मैं, हाँ ये सब हम बता चुके हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा किस तरह से हम सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करते हैं उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के अलावा इस विधि को, कौन सा वाला, अब वो तो हट गया है, खैर यही आपका, ये कुछ कुछ व्हाइट कॉलोनीज हैं। ये देखिए, ये सब ब्लू कॉलोनीज आपकी हैं, ठीक है ना, ये सब आपकी क्या है, ब्लू कॉलोनीज हैं। तो व्हाइट कॉलोनीज कब बनेंगी? जब क्या हुआ रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रहेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। ये आपके ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया वाले हैं जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं, जो व्हाइट कॉलोनी वाले बैक्टीरिया दिख रहे हैं। ये आपके जो ब्लू कलर वाले हैं, ये आपके नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले, या तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, या तो क्या होंगे, बेसिकली नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वाले एम्पिसिलिन की हेल्प से हम करते हैं, या आपके ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले बैक्टीरिया हैं जो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रथा को या इस विधि को, प्रथा, इस विधि को क्या कहा जाता है बच्चों? इसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, लिख लीजिएगा, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के अलावा इसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे पढ़ते हैं। ये है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एनॉल, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स, कुछ कुछ वेक्टर्स, मतलब अलग अलग एनिमल्स के लिए कैसे वेक्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं टू इंसर्ट इनटू होस्ट सेल। मतलब अगर हमारा होस्ट प्लांट है, अगर हमारा होस्ट एनिमल है, अगर हमारे होस्ट बैक्टीरिया है, तो किस तरह से हम वेक्टर्स को चूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपके वेक्टर्स क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में हम कुछ रेट्रोवायरस वायरसेस को एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ये आपके रेट्रोवायरस क्या करते हैं, इनके पास में कैंसर कॉजिंग कुछ कुछ जीन्स होते हैं। ठीक है, इनको इनएक्टिवेट करके हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं फॉरेन डीएनए के साथ में, इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं एंड इनका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बिटवीन द अमंग द होस्ट सेल्स, किसका, प्लांट में। ठीक है, इसी तरीके से पौधे में क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? पौधे में एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है, इसके पास में क्या होता है, इसके पास में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड कहते हैं इसको। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या करता है बच्चों, ये पौधे में ढेर सारा, बहुत सारा सेल डिवीजन करके क्या कराता है, बेसिकली ट्यूमर बनाता है पौधों में। किसमें? पौधों में बनाता है।
पौधों में बनाता है, ठीक है ना। इस संरचना ये जो बनती है इसको कहते हैं क्राउन गॉल कहते हैं, क्राउन गॉल, ठीक है। ये क्राउन गॉल बनाता है, तो इसी को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, इसी को क्या कर दिया जाएगा, इस टीआई प्लाज्मिड को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और यहीं पर इस्तेमाल किया जाता है किसका, इसी को हम क्या करते हैं फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसको होस्ट सेल में क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे टू प्रोड्यूस सम मेडिसिन, या फिर हम क्या कर सकते हैं पौधों को वेरियस इश्यूज से निपटने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको पढ़ूंगी और देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो पढ़ो, उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाएगा। हाँ, पौधों तथा जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए संवाहक वेक्टर्स आपके संवाहक और वेक्टर्स, ठीक है ना। जीन्स को पादप एवं जंतुओं में स्थानांतरित करने का कार्य जीवाणु विषाणु आसानी से करते रहते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरस पश्च विषाणु सामान्य कोशिकाओं को रूपांतरित करके कैंसर कोशिकाओं में बदलने की प्रवृत्ति होती है इनमें, ठीक है। सो इसी प्रकार अनेक जीवाणु एवं विषाणु जंतु तथा पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि इसी कॉज को हम क्या करते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम है उसी से क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। इसी प्रकार इसी नुकसानदायक विषाणुओं को बिना नुकसान वाला बना करके इनएक्टिवेट कर देते हैं इनके जीन्स को, एंड देन हम यूज करते हैं। जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकृति में जीवाणु तथा विषाणुओं के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे मनुष्य ने जीनों का पादपों तथा जंतुओं में स्थानांतरण करना भी सीख लिया हुआ है। पौधों में किसका इस्तेमाल करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है बच्चों, इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है जो पौधों में ट्यूमर कॉज करता है, जिसको क्या कहते हैं, क्राउन गॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन गॉल कहते हैं, ठीक है ना। ये ट्यूमर बनाता है, इसी को क्या कहा जाता है, क्राउन गॉल कहा जाता है। एंजियोस्पर्म्स में, स्पेशली कौन से पौधे में, एंजियोस्पर्म्स में, द्विबीजपत्री पौधों में, ठीक है। बैक्टीरिया अपना एक प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड कोशिका में प्रविष्ट करते हैं और क्या कराता है, ट्यूमर कॉज कराता है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल किया जाता है अपना आरडीएनए बनाने के लिए, और होस्ट सेल में क्या कर दिया जाता है, इसको इंसर्ट करा दिया जाता है, ठीक है। ये काम हो गया। ये लाइन पढ़ लो जरा सा यहाँ से, इस प्लाज्मिड के साथ उपयोगी जीन्स को जोड़कर उन्हें पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जा रहा है, अर्थात एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड को एक क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसमें इस प्रकार के उलटफेर किए गए हैं जिसके द्वारा पादपों में कोई रोग उत्पन्न ना हो और आर्थिक महत्व में लाभदायक जीनों को उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम क्या देखेंगे, होस्ट सेल में इंसर्ट कैसे कराएंगे। अभी तक आपने देख लिया कि वेक्टर को हम सबसे पहले वेक्टर से क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ेंगे। वेक्टर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ लिया, बार बार मैं कह रही हूँ कि वेक्टर को होस्ट सेल में इंसर्ट कराना, इतना आसान है क्या, आसान तो नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, हमारा जो डीएनए होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये आसानी से पानी के साथ में क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, जुड़ सकता है। लेकिन कोशिका जो होती है अलग अलग जीवों में, हमारे यहाँ पे क्या, हमारे बॉडी में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पौधों में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के पास भी अपना सेल वॉल होता है, कवक के पास भी अपना सेल वॉल होता है, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, जलरोधी होते हैं। तो भैया कैसे इंसर्ट कराओगे, आसान है। तो हमको क्या करना पड़ता है, अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या, उसको मार करके बनाओगे, नहीं, हम क्या करते हैं कि होस्ट भैया तुम ऐसा करो, थोड़ा सा अपने सेल स्ट्रक्चर में चेंज लाओ ताकि हम अपने आरडीएनए को, अपने वेक्टर को तुम्हारे में इंसर्ट करा सके, ठीक है ना। तो कैसे किया जाता है, देयर आर सो मेनी वेज जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ठीक है। पहला माध्यम क्या होता है, हीट शॉक बोला जाता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, हीट शॉक कहा जाता है, ताप प्रघात कहा जाता है। हीट शॉक का बेचारे बैक्टीरिया को बड़ा तड़पाया जाता है। सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया जाएगा, बैक्टीरिया को, ठीक है ना। 42 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। इससे पहले उसको क्या किया जाता है, आपके कैल्शियम क्लोराइड माध्यम में इसको ट्रीट किया जाता है। कौन है हमारा होस्ट, हमारा कौन सा है, जीवाणु है। तो सबसे पहले इसको कैल्शियम क्लोराइड माध्यम में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इसको, ठीक है। बाईवैलेंट केटायन होता है, बाईवैलेंट केटायन, धनावेश होता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर गर्म कर लिया और तुरंत ही इसको क्या किया जाएगा, आइस पर रख करके ठंडा कर दिया जाएगा। फिर इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, फिर इसको ठंडा किया जाएगा, बार बार ऐसा किया जाएगा।
बार बार इसको क्या किया जाएगा, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा ऐसे किया जाएगा, पागल हो जाएगा वो। तो इसके सेल में क्या हो जाता है, इसके सेल वॉल में पोर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, पोर्स हो जाएगा, जिसके थ्रू जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, होस्ट के अंदर चला जाएगा। क्या किया जा रहा है, डाईवैलेंट के टाइम में सबसे पहले इसको ट्रीट किया जा रहा है, देन इसको क्या किया जा रहा है, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जा रहा है, फिर तुरंत ठंडा किया जा रहा है, फिर गर्म किया जा रहा है, फिर ठंडा किया जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, हीट शॉक देना कहा जाता है, ताप प्रघात होता है, जिससे बैक्टीरिया सेल वॉल क्या हो जाता है, ढेर सारे पोर्स हो जाते हैं, और जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका होस्ट वेक्टर होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफेक्शन क्या होता है, ट्रांसफेक्शन में बच्चों क्या होता है, हमारा जो जीवाणु भोजी है, बैक्टीरियोफेज है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही बैक्टीरियल सेल को अटैक करता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में डाल देता है। ठीक है ना, और इस तरह से क्या किया जाएगा, अगर हमने अपने जीवाणु भोजी को यानी कि बैक्टीरियोफेज के अंदर में क्या कर दिया है, अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया हुआ है, तो ये जैसे ही बैक्टीरिया को अटैक करेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया में चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन भी एक विधि होती है, क्या किया जाएगा, हाई वोल्टेज वाले विद्युत आवेशों को क्या किया की मदद से क्या किया जाता है, पोर किया जाता है, पोर बनाया जाता है, बेसिकली छिद्र बनाया जाता है होस्ट सेल के अंदर, ताकि क्या हो सके, आपका वेक्टर चला जाए। ठीक है, डिटेल में मैं पढ़ के बता दूंगी। लाइपोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, लाइपोसोम्स क्या होते हैं, ये आपके डीएनए कंटेनिंग थैलियां होती हैं, बैग्स होती हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, आपके प्रोटोप्लास्ट के साथ में डिफ्यूज करा दिया जाता है, और ऐसा क्या किया जाता है, होस्ट सेल के अंदर डाल दिया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी होस्ट सेल के अंदर वेक्टर को डाला जाता है। इसी तरह से जीन गन का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरिया को, नॉट बैक्टीरिया, वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, कुछ कुछ इसमें वेक्टर मीडिएटेड हैं, जिसमें वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, कुछ कुछ ये विदाउट वेक्टर हैं। जैसे कि ये जो है आपका, इसमें हम क्या करें, ये विदाउट वेक्टर है। हीट शॉक मेथड कैसा है, विदाउट वेक्टर वाला है बच्चों, इसमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी दूसरे किसी सेल एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ रही है। जीन गन में आपको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, जैसे बैक्टीरियोफाज है, तो ये इसमें हमको वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, दीज आर द मेथड्स ऑफ इंसर्शन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट सेल। ठीक है, अब उसके बाद में होस्ट सेल तो क्या वेक्टर तो होस्ट सेल में चला गया भाई, हमारा जो ये होस्ट है, इसके पास तो आपका आरडीएनए वाला आरडीएनए आ चुका है। ठीक है, इसके पास आरडीएनए आ चुका है। अब इसको क्या करना है, बहुत सारा क्या करना है, क्लोनिंग भी तो करानी है, खूब पैदावार इसकी बढ़ानी है। इसी को क्या कहा जाता है, संवर्धन। क्या कहा जाता है बच्चों, संवर्धन कहा जाता है, कल्चर कराना कहा जाता है। ठीक है, तो अब कैसे इसकी पैदावार बढ़ाएंगे, दो तरीके होता है। एक को कहा जाता है बैच कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैच कल्चर कहा जाता है। बैच कल्चर में क्या होता है, हमारे पास जो प्लांट है, जो बर्तन है बेसिकली, उसमें सारी उपयोगी चीज़ें डाल देंगे, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने के लिए चीज़ें डाल देंगे, अपना होस्ट डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे एक साथ, और वो क्या करेगा, फिर अपनी पैदावार को बढ़ाएगा। ठीक है ना, एक ही साथ सब कुछ डाल देंगे। एक और कल्चर होता है जिसको कंटिन्यूअस कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस कल्चर कहते हैं। इस कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, हम सामान डालते रहते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से ओपन होता है, यहाँ से हम सामान डालते रहते हैं और यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट निकालते रहते हैं। ठीक है, सामान डालते रहते हैं, प्रोडक्ट निकालते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये कैसा कल्चर होता है बच्चों, कंटिन्यूअस कल्चर होता है। ये छोटे बर्तन होते हैं, यानी कि इस पे कम पैदावार होगी। हमको क्या करना है, ढेर सारा बनाना है ना, लगभग 1000 लीटर के आसपास में हमको अपना प्रोडक्ट बनाना है भाई, लार्जर स्केल पर टारगेट करना है ना। कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए कितने करोड़ों, मतलब बिलियंस लोगों को लगाया गया, क्योंकि सिर्फ भारत देश में तो वैक्सीन भेजी नहीं गई, अलग अलग दूसरे देशों को भी भेजी गई थी। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा बर्तन चाहिए होता है, जिसको बायो रिएक्टर्स कहा जाता है बच्चों। क्या होते हैं ये आपके बायो रिएक्टर्स होते हैं। इन बायो रिएक्टर्स में क्या किया जाता है, वही सारा स्टेराइल कंडीशन है, सारे जो फेवरेबल कंडीशन होते हैं, सब कुछ मेंटेन किया जाता है एंड कल्चर कराया जाता है आपके जो
वस्तु बनाने वाले आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको क्या किया जाता है, कल्चर कराया जाता है। इनके पास क्या होता है, पीएच मेंटेन करने के लिए भी इनके पास युक्ति होती है। स्टीम फॉर स्टेराइलाइजेशन, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना होता है, ठीक है बच्चों। ये ब्लेड लगे होते हैं, ये घूमते रहते हैं ताकि आपके जो सामान आपने डाला हुआ है वो मिक्सिंग होता रहे, बनता रहे, ठीक है। फोम ब्रेकर होता है, झाग अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसको ये अलग कर सके, सेपरेट आउट कर सके, यानी गंदगी को क्या कर सके, सेपरेट आउट कर सके। स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन भी पास आउट होता रहे। अच्छा, ये आपका, इसका नाम क्या है, ये है आपका विलोडित हॉज बायोरिएक्टर, इसको कहते हैं स्टर्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। अच्छा, ये इसकी पेंदी आप देखेंगे तो इसकी पेंदी क्या होती है बच्चों, इस तरह से हल्का सा सर्कुलर नीचे से होता है, हल्का सा बेलनाकार होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए, पढ़ लीजिएगा, बुक में रखा हुआ है। ये आपका जो बायोरिएक्टर है ये स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर होता है। कैसा होता है, स्पार्ज्ड, बहुत खास अंतर नहीं होता है। स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर ये क्या करता है, इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन जो होता है इसकी पहुंच बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, वो लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ, घूमता रहता है। और ये जो सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया क्या करता है, ऑक्सीजन के बुलबुले ज़्यादा बनते हैं और ये ऑक्सीजन के बुलबुले क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बुलबुले क्या करते हैं बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं ताकि आसानी से अच्छे से प्रोडक्ट क्या हो सके, आपका बन सके। दिस इज स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब कर क्या लिया हमने बच्चों, हमने अपना फॉरेन डीएनए को वेक्टर में मिला लिया, होस्ट में मिला लिया, होस्ट को खूब सारा क्या कर लिया, कल्चर करके क्या बना लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया। एंजाइम बनाना था, वैक्सीन बनाना था, जो चीज़ें हमको बनानी थी वो हमने बना लिया हुआ है। मान लो हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, बाजार में बेच देंगे, हाँ ये दवाई है, ये दवाई आप खाइए, अब आपको काम आ जाएगा, नहीं। अब क्या किया जाएगा, अब हमको निकाल करके, अपनी दवाई को निकाल करके, लेट्स से कि हम मेडिसिन बना रहे हैं, ये हम मेडिसिन को क्या करेंगे, अपने इसको प्योरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, इसकी जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग वगैरह की जाएगी, ठीक है। टेस्टिंग वगैरह की जाएगी कि ये कितना फ़ायदेमंद है, रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, या इसका असर क्या होगा, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इन्हीं सभी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है बच्चों। यानी कि होस्ट सेल तक जितना प्रोसेस हुआ, होस्ट सेल में इंसर्शन तक जितना प्रोसेस हुआ और कल्चर तक जितना प्रोसेस हुआ, लेट्स से कि कटिंग ऑफ, ऐसे कह लो, नहीं ये अच्छा टर्म नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए से लेकर, इससे लेकर कल्चर तक, कल्चर ऑफ होस्ट सेल या होस्ट डायरेक्ट लिखिए, इतना सारा का सारा जो प्रोसेस था बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रवाह। तो इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, अपप्रवाह, माफ कीजिएगा हिंदी में मुझे नहीं पता है, बट अप स्ट्रीमिंग, अप स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी मैं पुराने नए पेज पर पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप्स लिख दूंगी कौन कौन सा होता है। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए से लेकर के कल्चर ऑफ होस्ट तक जितना प्रोसेस हुआ उन सब को क्या कहा जाता है, अब स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहा जाता है बच्चों। अब जब हमने होस्ट सेल को कल्चर कर लिया, ढेर सारी उसकी पैदावार कर ली, तो जो उत्पाद हमारा बना हुआ है इसकी गुणवत्ता चेक करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, इसकी प्योरीफाई करेंगे, और ये सारी चीजें जो हम करते हैं इनको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेसिंग होगा, सबसे पहले अप स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होगी, फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होता है, ठीक है ना। रासायनिक, अच्छा अब थोड़ा सा बात समझ में आ गई है, अब यहां से पढ़ना मैं शुरू करती हूँ, वरना आप कहेंगे मैडम भाग गई धीरे धीरे जल्दी जल्दी करके। चलो समझ लो, यहीं से हमने देखा था, ठीक है। इंसर्शन ऑफ वेक्टर इनटू क्या कहते हैं उसको, इंसर्शन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट सेल, यही था ना। आइए, ठीक है,
इंजेक्शन फ्रॉम कल्चर मीडियम। तो हमने क्या देखा था, द्विसंयोजित धनायन डाइवैलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड वगैरह के साथ में उसको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, हीट शॉक दिया जाएगा, पोर्स बन जाएंगे, सेल बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाएगा और जिससे वेक्टर आपका चला जाएगा। ये हो गया था, इसको भी पढ़ा दिया था मैंने। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए को कोशिका में बहुत अधिक उच्च वोल्टा वाले क्षणिक विद्युत आवेशों द्वारा स्थापित किया जाता है। ये क्षणिक विद्युत आवेश कोशिका भित्ति में बहुत सारे छेद कर देते हैं जिससे आपका वेक्टर आसानी से चला जाता है। ठीक है, लाइपोसोम वाला मैं बता चुकी हूँ। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, यही भ्रूण या कोशिका में अन्य कोशिका के डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को माइक्रो पिपेट एवं माइक्रो मैनिपुलेटर की मदद से पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष प्रकार के सूक्ष्म परिचालक का उपयोग करके यूकैरियोटिक वाहकों की अनुपस्थिति में डीएनए को होस्ट सेल में इंसर्ट करा दिया जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल सिमिलर प्रोसेस ऑलमोस्ट होता है। ठीक है ना, इसमें टंगस्टन या स्वर्ण के सूक्ष्म कणों से डीएनए को लेपित कर दिया जाता है। इससे लेपित डीएनए को बहुत अधिक, क्योंकि इनकी वेलोसिटी वेग इनका बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत अधिक गति पर अपकर्षण द्वारा पादप कोशिकाओं में प्रविष्ट करा देते हैं। ठीक है, इसे बायोलिस्टिक प्रोसेस कहा जाता है या इसे क्या कहा जाता है, जीन गन विधि भी कहा जाता है, इसको बम्बार्डमेंट गन विधि भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, बाकी ये मैं समझा चुकी हूँ आपको, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग पढ़ ली। रासायनिक अभियांत्रिकी से वांछित उत्पाद बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग, ये है आपका केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या था, कल्चर ऑफ होस्ट सेल क्या था बच्चों, केमिकल इंजीनियरिंग। कल्चर कराना, पैदावार कराना क्या था, केमिकल इंजीनियरिंग। होस्ट सेल के अंदर वेक्टर को इंसर्ट कराने तक का प्रोसेस क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग था। ठीक है, चलो, प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अब इस उत्पाद को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना एक अलग उद्देश्य होता है, अर्थात पदार्थ के प्रसंस्करण तथा शोधन की जरूरत होती है। यह कार्य पृथक्करण, शुद्धिकरण आदि पदों में पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया को अनुप्रवाह प्रसंस्करण, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मार्केटिंग, विपणन के लिए तैयार हो जाता है उत्पाद। कुछ उत्पादों में प्रिजर्वेटिव भी मिला दिया जाता है। जैव संश्लेषित के संरूपणों फॉर्मुलेशन पर चिकित्सकीय परीक्षण भी किए जाते हैं और इन सभी पदों में उत्पाद के लिए कठोर गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण पर खरा उतरना इनको जरूरी होता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल उत्पाद के अनुसार अलग अलग सबका प्रक्रिया अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप में से किसी को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग में दिक्कत हो रही होगी तो स्टेप लिख लीजिएगा यहाँ पर। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यार क्या हो रहा है। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का स्टेप लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या था, आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। इसमें हम क्या करते थे, ये हो गया। फिर इसका क्या किया जाता था, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो ये स्टेप लिख लोगे खैर। देन सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, फिर इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू वेक्टर। और क्या था इसके बाद, इंसर्शन ऑफ वेक्टर यहाँ लिखिएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप इधर लिख लो, इंसर्शन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट। ठीक है, देन कल्चर ऑफ होस्ट। ठीक है, ये सब आपके क्या है, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। ठीक है, क्या है बच्चों, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। एंड देन आपका आ जाएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज इट।
चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और बहुत विधि से ख़त्म हो गया है। मोस्टली इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं। मैंने कोशिश करी है कि हिंदी मीडियम की क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूज़ हो, मैंने ऐसा कोशिश किया हुआ है। कुछ के अगर मतलब आपको नहीं समझ आते हैं तो टेक्स्ट बुक में से निकाल लीजिएगा और उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। अब अगला चैप्टर जो है इसी का अनुप्रयोग देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम यूज़ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बनाने में कहाँ कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।